हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मनीषा, संगम, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। आज प्रोनाउंस खत्म करेंगे और एडजेक्टिव का पहला चैप्टर, एडजेक्टिव का पहला क्लास भी आज करूँगी मैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। मतलब स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया जाए। कल मैं आपको हु और हुम वाला करवा रही थी, जो कि हमने कवर कर लिया था, कहाँ हु लगता है, कहाँ हुम लगता है। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे विच और दैट। हु और हुम वाला कर लिया था, विच और दैट। और लेट अस स्टार्ट। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। ओके, हाँ, चलो लेट्स स्टार्ट। फिक्स प्रेपोजिशन, मैम आपने जो फिक्स प्रेपोजिशन का टेस्ट लिया था ना, उसमें कुछ ऐसा था जो आपने करवाया नहीं। अरे, फिक्स प्रेपोजिशन जो है ना, ये बिल्कुल नया ही चैप्टर है। ये मत सोचना ना कि मैंने जो प्रेपोजिशन में पढ़ाया है वही वाला फिक्स प्रेपोजिशन में यूज हो रहा है। फिक्स प्रेपोजिशन एक अलग ही चैप्टर होता है। इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशन। इसका मतलब है ये वर्ड अपने साथ ये वाला फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। इसको आपको रटना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट और थ्योरी नहीं है। चलो, विच और दैट, कल मैंने आपको बताया था विच और दैट पर्सन के साथ भी यूज होता है और विच और दैट थिंग्स के साथ भी यूज हो सकता है। विच और दैट सबसे पहले, हाँ, दोनों के साथ यूज हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, विच जब भी हम चॉइस करते हैं, जब भी हम किसी चीज को चूज करते हैं या चॉइस की बात आती है, तो हम विच का यूज करते हैं। चाहे पर्सन हो या थिंग हो, वहां पे हम विच का यूज करते हैं। जैसे आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स, मुझे नहीं पता है कि कौन से सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा। तो आपको लगेगा सर्वेंट तो पर्सन है, पर्सन के लिए तो हु आना चाहिए, बट बहुत सारे सर्वेंट में से कोई एक तोड़ा होगा ना, तो विच लगा। द हाउस हैज 2 रूम्स, हाउस के पास 2 रूम है, जिसमें से स्मॉल वाला रूम किचन की ओर जाता है। तो 2 रूम में से किसी एक को चुन रहे हैं ना, द स्मॉलर ऑफ विच लगाओ, दैट भी नहीं लगाओगे। चॉइस के लिए हम विच लगाते हैं, चाहे पर्सन का चॉइस हो रहा है चाहे थिंग का चॉइस हो रहा है, उसके लिए विच लगाना। इसको लिखिए। आज हम लोग का प्रोनाउंस खत्म हो जाएगा और लास्ट में टाइम बचेगा, एडजेक्टिव भी स्टार्ट कर लेंगे। क्लास को जल्दी खत्म करने से बेटर है कि दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे। लिख लिया सबने? ओके, ये हो गया। एक तो चॉइस के लिए, फिर देखो इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड, डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि कौन से स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया। तो आपको लगेगा स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हु लगा देते हैं, बट बहुत सारे 2 स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात हो रही है ना, विच लगा। तो चॉइस में या लिविंग थिंग की बात हो रही है या नॉन लिविंग थिंग, किसी चीज की बात हो रही है, उसके लिए हम विच लगाते हैं। ठीक है, विच। अब आ जाओ कि ठीक है, हम चॉइस के लिए विच लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली दैट और विच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दैट और विच में, विच हम पर्सन के लिए भी लगा सकते हैं और विच थिंग्स के लिए भी लग सकता है।
और खास करके जब हम चॉइस की बात कर रहे हैं तो चाहे पर्सन हो या थिंग हो, वहां पे हम विच लगाएंगे। और दैट भी हम, वैसे तो दैट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं, लेकिन हम दैट भी पर्सन के लिए लगा सकते हैं। कब कब पर्सन के साथ दैट लगेगा, इसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं दैट और विच में डिफरेंस क्या है। विच और दैट में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। विच किसी भी चीज के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, विच किसी भी चीज के बारे में एडिशनल जानकारी देता है, और दैट जानकारी नहीं देता है, ये किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है। हो सकता है ये थ्योरी आपको नहीं समझ में आए, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा, आप इसको पहले लिखो। विच एडिशनल जानकारी देता है और दैट किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है। ओके हाँ, अब देखो, मैंने अगर ये सेंटेंस लिखा, आई विल गिव यू द न्यूज, ये सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंस जा रहा है ना, ये सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंस जा रहा है। ओके ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस अधूरा है। आई विल गिव यू द न्यूज, मैं तुम्हें न्यूज दूंगी, ये तो ये सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल जा रहा है। ओके अब मुझे इसमें एक कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है। यहां तक तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आई विल गिव यू द न्यूज। लेकिन अगर मेरे को बताना है ना कौन सा न्यूज, जो कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो मैं इस न्यूज के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही हूं, तो मैं क्या यूज करूंगी, विच आई रेड इन द न्यूज़पेपर। मैं तुम्हें वही वाला न्यूज दूंगी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो ये सेंटेंस में ये ऐड करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये ऐड नहीं भी था, ये सेंटेंस में मैंने ये वाला पोर्शन ऐड नहीं भी किया होता, बट ये सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा था। आई विल गिव यू द न्यूज, मैं तुम्हें न्यूज दूंगी। यहाँ तो बस मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ा। कौन सा न्यूज, वो न्यूज जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो यहाँ तो बस मैं इस न्यूज के बारे में एक्स्ट्रा बात बोल रही हूँ। अगर ये बात मैं ना भी बोलूँ ना, फिर भी सेंटेंस का सेंस मीनिंगफुल जा रहा है। तो जब भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना हो तो उसके लिए आप विच का यूज करना, ठीक है, विच का यूज करना। अब मैंने लिखा ऑल विच या दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी नहीं दे रही है। देखो यहाँ तक तो ये सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंस जा रहा है अपने आप में। यहाँ तो बस इसको मैं एक्स्ट्रा जोड़ रही हूँ बताने के लिए, न्यूज के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। कौन सा न्यूज, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो विच लगा देना। बट अगर मैं यहाँ ऑल बोल के छोड़ दूंगी, यहाँ तो मैं इतना दूर बोल के छोड़ रही हूँ तो इसका मीनिंगफुल सेंस जा रहा है, ये तो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ऑल बोल के छोड़ दूंगी तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि ये वाला चीज मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके बिना ऑल का सेंस अधूरा है। तो इसमें कुछ भी चीज एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप डैट लगाओ, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है किसी फैक्ट को। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये एक फैक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए डैट लगाया जाए। हु ऑफ द स्टूडेंट कभी नहीं होता, विच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, हु ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होगा। तो ये वाला सेंटेंस यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। विच किसी भी चीज के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, अगर वो अतिरिक्त जानकारी ना भी हो फिर भी सेंटेंस का सेंस मीनिंगफुल जाएगा। लेकिन दैट मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। दैट किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है। ये देखना, आई विल गिव यू द न्यूज, यहाँ तक तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब जा रहा है, मैं तुम्हें न्यूज दूंगा।
ये अपने आप में मीनिंगफुल है, ये तो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। कौन सा न्यूज, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, जब भी एक्स्ट्रा ऐड करें ना। अब यहाँ तक पढ़ के देखो, यहाँ तक भी मीनिंगफुल सेंस जा रहा है। आई बॉट द पेन्स, मैंने पेन खरीदा। अगर मैं किसी को इतना बोलती हूँ ना कि मैंने पेन खरीदा, तो ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। फिर सामने वाला पूछ रहा है कौन सा पेन, पेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताओ, कौन सा पेन, वो पेन जो रेड कलर का था, तो विच लगाओ। यहाँ तक सेंटेंस का सेंस मीनिंगफुल जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक भी बोलती तो ये अधूरा नहीं रहता, यहाँ तक भी बोलती तो ये अधूरा नहीं रहता, अपने आप में कंप्लीट है। ये तो बस मैं न्यूज़ के बारे में एक्स्ट्रा जोड़ रही हूँ, पेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो पेन जो रेड कलर का था। बट यहाँ तो ऑल बोल के छोड़ नहीं सकती ना, ठीक है। ऑल मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ चाहिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज, ये तो आपने सुना भी होगा। जरूरी नहीं है कि कोई चीज ऊपर से शाइनी चमकीला दिखे वो अंदर से अच्छा ही हो। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स, ये भी अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है ना। वो घंटों फोन पे बात किया, ये कहीं से अधूरा नहीं लग रहा है। वो घंटों फोन पे बात किया, ये अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। यहाँ तो मैं एक्स्ट्रा जोड़ रही हूँ, उसके बाद करने के वजह से ना, घंटों बात करने के वजह से उसके पे मतलब मैं इरिटेट हो गई, तो ये तो मैं एक्स्ट्रा जोड़ रही हूँ। और एक्स्ट्रा के लिए विच लगाना। अगेन, ही वेंट टू कन्याकुमारी, ये कहीं से अधूरा नहीं लग रहा है। यहाँ पे बस मैं कन्याकुमारी के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। कन्याकुमारी जो कि चेन्नई से 500 किलोमीटर है, तो यहाँ भी विच लगाना। जब भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, विच लगाना। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना भी देते ना, फिर भी सेंटेंस का सेंस बनता। अब कहाँ कहाँ पर्सन्स के साथ विच तो चॉइस के साथ लगाते हैं, पर्सन के साथ, और कहाँ पे अब दैट लगाते हैं वो पढ़ेंगे हम। चलो अब यूजेस ऑफ दैट पे फोकस करते हैं। लिख लिया है ना सबने? स्लो ही जा रही हूँ। यूजेस ऑफ दैट, दैट का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। जब भी वाक्य में, पहला यूज, जब भी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ गया। वैसे तो मैं एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ाऊंगी, बट कई बार मैंने सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र किया है, ठीक है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? जब तुलना बहुतों में हो रहा है। गुड का मतलब है अच्छा, बेटर का मतलब है दो में अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो हम बेस्ट को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है जो तुलना बहुतों में हो, ओके। जैसे वाइज, वाइज में कोई तुलना नहीं हो रहा, समझदार है। वाइजर मतलब दो के बीच में समझदार है, और वाइजेस्ट मतलब सबके बीच में समझदार है। बैड का मतलब है खराब, वर्स का मतलब है दो के बीच में खराब, और वर्स्ट का मतलब है सबसे खराब, ठीक है। तो ये सारे सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्रीज में ये भी आता है, जैसे लिखा मैंने ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल मतलब दो के बीच में सुंदर है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और मोस्ट ब्यूटीफुल, हम मोस्ट लगा के भी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जनरली सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी लगाते हैं, बट जिसका ईएसटी और वो सब लगा के नहीं बनता ना, उसमें मोस्ट लगाते हैं। तो ये सारे सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री है। और जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, ओके, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, वहां पे
कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, दैट इज दैट। तो ये सबको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट लगेगा। अब बोलोगे मैम ही इज द वाइजेस्ट पर्सन, और आपको लगेगा यहाँ तो पर्सन की बात हो रही है, और पर्सन के लिए तो हम जनरली क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, हु लगाते हैं। और पर्सन के लिए कभी कभी विच भी लगा देते हैं, चॉइस की बात है तो विच लगा देते हैं। बट यहाँ हम चुन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुतों में से किसी को चुन रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि विच भी लगा देते हैं, तो विच भी नहीं होगा, विच तो ऑप्शन में आपको मन होगा हु लगा देंगे, लेकिन नहीं। वाक्य में जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, चाहे वो पर्सन का जिक्र हो या किसी चीज का जिक्र हो, वहां पे हु मत लगाना, विच भी मत लगाना, दैट लगाना, दैट दैट दैट। ये वाला ना शिवम, शिवम अच्छा छोड़ दो, ठीक है, आएगा तो भेज देना। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, वहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे पर्सन का जिक्र हो चाहे किसी चीज का जिक्र हो। अगर ऐसा रहता, दिस इज द बेस्ट बुक, ये आज तक का बेस्ट बुक है, दैट या विच आई हैव रेड, आज तक का सबसे बेस्ट बुक है जो मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे है बुक की बात हो रही है, बुक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम दैट भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं। बट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ गया, और सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आ गया दैट, यहाँ भी आपको लगेगा पर्सन है तो हु लगा दिया जाए, बट सुपरलेटिव डिग्री आ गया दैट दैट दैट। यहाँ चॉइस नहीं है, इसीलिए विच नहीं लगा रहे, दैट लगा रहे। चलो लिख लिया। एक तो हम लोग अभी यूजेस ऑफ दैट पढ़ रहे हैं, दैट का यूज कहाँ होगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, ये आज तक का बेस्ट एडवाइस है। तो यहाँ पे बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ विच भी नहीं लगता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट दैट दैट। हु क्यों नहीं लगेगा फर्स्ट में, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आ गया ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का यूज होता है, ठीक है। और दूसरा, अब आपको इसमें ना कोई लॉजिक नहीं है, कोई टीचर आपको लॉजिक नहीं बता सकता है, ओके, कि मैम यहाँ पे दैट ही क्यों लगेगा। आपको कुछ वर्ड्स याद रखना है, जब भी वाक्य में ऑल आ गया, जब भी वाक्य में एनी आ गया, अलोन आ गया, एनीथिंग आ गया, नन आ गया, नथिंग आ गया, सेम आ गया, सच आ गया, ओनली, एवरीथिंग आ गया, ये सब हमेशा अपने साथ दैट ही लेता है, दैट, ठीक है। जिसमें से सेम आता है, ओनली भी आता है, एग्जाम में सब इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा इंपॉर्टेंट वाला ही डाला है मैंने। ये सब वर्ड्स को आपको याद रखना है।
दैट, जैसे लिखिए आप, इसको पहले लिख लीजिए। कुछ ऐसे वर्ड्स है जहाँ पे अभी हम यूजेस ऑफ दैट पढ़ रहे हैं। यूजेस ऑफ दैट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। ठीक है, इतने ही वर्ड्स याद रखना है। बहुत बुक में यहाँ तक दे देंगे, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रख लो काफी है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का यूज होता है। अब कुछ आपको वर्ड्स याद रखने से ओनली आता है। ओनली वर्ड जहां भी रहे, सेम रहे, सच रहे, ठीक है, ऑल रहे, जहां लिविंग या नॉन लिविंग, हमेशा दैट लगेगा। दैट दैट, इसके पीछे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्यों लगता है, कुछ हमें रूल्स भी पढ़ना होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ कुछ कुछ यहीं पे होगा। हाँ, यहाँ से एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, एनी पर्सन, जो व्यक्ति उसकी हेल्प करे ना, वो बेवकूफ़ी कहलाएगा। तो यहाँ पे द पर्सन लगाया। आप बोलोगे मैम पर्सन के लिए तो हु लगना चाहिए ना। ठीक है, पर्सन के लिए हु लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं हु लगाऊंगी, बट यहाँ पे एनी आ गया। जब भी वाक्य में, एक मिनट, जब भी वाक्य में एनी आ गया या ऑल आ गया, तो चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो, वहां पे हम हु नहीं लगाएंगे, वहां पे दैट लगाएंगे। आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो पर्सन की बात हो रही है, यहाँ भी तो पर्सन की बात हो रही है, बट यहाँ पे एनी लग गया है ना। और एनी जब भी आ गया, चाहे पर्सन के लिए हो या थिंग के लिए हो, तो वहां पे विच भी मत लगाना, डैट लगाना, बट यहाँ तो हु लगे। अब देखो, देयर इज लिटिल, बहुत लिटिल ही है जो हम उसको कर सकते हैं हेल्प करने के लिए, और लिटिल वर्ड भी आ गया। ठीक है, लिटिल वर्ड भी आ गया, वहां विच भी लगा देंगे, दैट भी लगा देंगे। अब डैट लगाना, यहाँ पे दैट, यहाँ भी एनी के वजह से दैट, यहाँ लिटिल वर्ड की वजह से दैट, बट यहाँ एनी लिटिल नहीं है, हु लगा, हु। आज आपका YouTube पे ना मैंने टेस्ट रखा हुआ है। आपका टेस्ट मैं सैटरडे को लेने वाली थी ना, सैटरडे को वोकैब का मैराथन लेने वाली थी। ठीक है, ये नहीं, ये सब हटा लेना और वहां डाल देना। सैटरडे को वोकैब का मैराथन लेने वाली थी, जो कि मैं नहीं ले पाई थी। अभी तक मैंने समुद्र मंथन में जितना भी आपको वोकैब पढ़ाया है, उसी का टेस्ट है यूट्यूब पे 11:30 बजे। तो वो टेस्ट आप लोग आके दोगे। आज का फर्स्ट हाफ एकदम इंग्लिश के नाम, फिर 2 बजे के बाद से आप इंग्लिश मत पढ़ना, दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना। ओके, तो टेस्ट आके जरूर दीजिएगा। विकास, तो जैसे ये 1 बजे वाला बैच है ना, 1 बजे वाले बैच में इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि यूट्यूब पे जो मैंने सैटरडे को क्लास नहीं लिया था, तो आज यूट्यूब पे लूंगी। तो कैसे कर, क्या मैं पहुंच, हमारे पास नोटिफिकेशन का एक सिस्टम आता है कि हम पार्टिकुलर लोग को पहुंचा सकते हैं, ऐप में हमारे है। हाँ, तो जो 1 बजे वाला बैच है ना, उसको अभी डाल दो, ताकि वो 11:30 बजे आ। ठीक है, वो कैब क्लास यूट्यूब, वो कैब का क्लास शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल है, डाला है। वो कैब का समंदर मंथन का क्लास है आज। ठीक है, आज आपका 1 बजे समंदर मंथन का क्लास है।
है, वो तो अलग है, शेड्यूल में है। उसमें तो मैं समुद्र मंथन के वर्ड्स करवाऊंगी, लेकिन 11:30 बजे 11:30 बजे यूट्यूब पे क्लास शेड्यूल है, मैराथन ऑफ वोकैब, जो कि मैंने आपको याद करने के लिए दिया था कि अभी तक मैंने जितना भी वोकैब पढ़ाया याद करके आना। सैटरडे टेस्ट लूंगी, सैटरडे नहीं ले पाई थी, आज लूंगी। तो आपके बैच में तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आ जाना 11:30 बजे, ठीक है। और 1 बजे तो आपका नॉर्मल क्लास होगा ही। आप बोलोगे मैम कितना इंग्लिश पढ़ेंगे? अरे आज के लिए 2 बजे तक इंग्लिश पढ़ लो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना। फिर आ जाओ, ही इज अलोन, वो अकेले ही सब चीज मैनेज कर लेगा। तो आपको लगेगा अरे ही की बात हो रही है, ही तो पर्सन है, हु आना चाहिए, बट अलोन वर्ड आ गया, एनी वर्ड आ गया वाक्य में, एनी थिंग आ गया वाक्य में, अलोन आ गया, ठीक है, वाक्य में ऑल आ गया, ये सारे वर्ड्स अपने साथ दैट लेता। नथिंग, देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसा चीज नहीं है ना जो मुझे शेक कर दे, हिला दे। तो देयर इज नथिंग, नथिंग नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग के साथ विच भी आता है दैट आता है, बट नथिंग वर्ड दैट ले। हाँ ना, आपके उसमें नथिंग वो सब है। मैन, ये आपके प्रीवियस ईयर है, PYQ। मैन इज द ओनली एनिमल, मैन ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है। तो मैन के बारे में बात हो रही है, आपको लगेगा मैन के बारे में बात हो रही है तो चलो हु लगाते हैं, बट जब भी वाक्य में ओनली आ गया, ओनली आ गया, ओनली वर्ड हमेशा दैट लिखे। तो मैंने लिखा दिस इज द ओनली बुक, एकमात्र यही बुक है जो मेरे को चाहिए, विच या दैट आई नीड। तो लगेगा अरे बुक है, बुक के लिए तो विच भी लगा सकते, दैट भी लगा सकते, बट ओनली वर्ड जहां भी आ गया, चाहे वो चीज के लिए हो, चाहे वो किसी लिविंग थिंग के लिए हो, वहां पे दैट लग, दैट। ठीक है। अब दूसरा, ही इज नॉट सच अ बॉय, ये ऐसा बॉय नहीं है ना जिस पे भरोसा किया जा सकता है। और सच के साथ, आपने तो ये तो कंजंक्शन में भी पढ़ा है, सो के साथ, सच के साथ दैट का यूज, दैट का यूज। सॉरी, ही इज द पर्सन, ये वही बच्चा है ना जिसने मेरी हेल्प की, तो यहाँ तो हु लगाओ, पर्सन के साथ हु लगा, बट यहाँ पे सेम वर्ड आ गया, सेम वर्ड आ गया, सो वर्ड आ गया, सच वर्ड आ गया। वहां पे आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो पर्सन है, तो पर्सन के साथ यहाँ तो आपने हु लगाया, बट यहाँ पे दैट क्यों लगा दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड सेम, सेम की, दिस इज द सेम बुक दैट आई नीड। अगर चीजों का भी सेंस हो तो सेम के साथ भी दैट यूज होगा। अब हम डैट का थर्ड यूज करेंगे। आपका बैच 24th को खत्म हो जाएगा, अभी हम लोग के पास टाइम, ठीक है। 20 और सैटरडे भी क्लास ले लूंगी, 24th 20। अच्छा हाँ, इसमें मैंने क्लास में बताने के बावजूद भी बच्चे पूछते रहते हैं, 24th मई को ये बैच एंड हो जाएगा, ठीक है। 24th मई को एंड होगा और 24th मई तक आपका वो वाला वो कैप का बैच भी चलेगा। 24th मई तक आपका वो कैप का बैच चलेगा।
ओके, जैसा हफ्ते में 3 दिन चलता है वैसा चलेगा, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे वोकैब का बैच चलेगा ऐसा। लेकिन 24 मई के बाद, ठीक है, 24 मई के बाद से ये वाला क्लास मैंने 1 बजे के बैच में बता ही दिया था, ये बैच जो है ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ग्रामर का सारा टॉपिक्स खत्म, नया बैच आएगा 26 से, ये भी खत्म। लेकिन जो ये वोकैब वाला बैच है ना, इसको मैं और थोड़ा सा लंबा चला दूंगी। वर्ड्स तो मैं खत्म कर दूंगी बट मुझे फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स उसमें करवाना है। तो ये 24 मई के बाद ये बैच सिर्फ सैटरडे चलेगा, ठीक है, सैटरडे 1 बजे। और ये सैटरडे 1 बजे तक मैं जुलाई तक इसको कंटिन्यू कर दूंगी, जुलाई तक क्योंकि अगस्त में आपका एग्जाम है ना, तो ये वाला जो सैटरडे पूरा जुलाई या अगस्त का आधा आपके एग्जाम के पहले तक करवा दूं। संडे नहीं होगा, संडे ऑफिस बंद रहता है। जो बच्चे नहीं 11:30 बजे नहीं देख पाएंगे ना यूट्यूब वीडियो, रिकॉर्डेड देख लेना शाम में 11:30 बजे जो नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड टेस्ट दे दीजिएगा। उस दिन मैं नहीं ले पाई थी। ठीक है, ही इज द पर्सन, प्रैक्टिस बैच एंड हो जाएगा, सिर्फ वोकैब का चलेगा। ये वाला भी हो गया। अब आ जाओ, तीसरा क्या यूज है। एक तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट, फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स बता दिया मैंने, एनी, अलोन, नथिंग, लिटिल, वो सब के साथ दैट। कभी भी सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग का जिक्र हो या किसी पर्सन या किसी एनिमल का जिक्र हो तो उसके साथ भी दैट लगाना। ये देखो, द लेडी एंड हर पेट डॉग, जो लेडी और उसका डॉग जो हमने कल देखा था वो कल से गायब है। अगर लेडी को देखते हैं तो हु लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं। अगर डॉग को देखते हैं तो डॉग के लिए विच और दैट कुछ भी लगा सकते हैं। तो किसको देख के कैसे क्या लगाए, ठीक है, किसको देख के वोकैब में इस बार बहुत कुछ है। ओके, तो वोकैब में बहुत कुछ तो है ही। वोकैब में इस बार समुद्र मंथन का बैच आप देख रहे हो, समुद्र मंथन का बैच कितना डिटेल में गया है। इससे पहले मैंने समुद्र मंथन का बैच ऐसा नहीं पढ़ाया। हर वर्ड पे मैं आपको 10-15 प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये खास बात था। पिछले वाले वोकैब्स में, पिछले वाले समुद्र मंथन में मैंने सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाया था, ठीक है। इस बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ। इस बार फिक्स प्रेपोजिशन भी हो रहा है। इस बार मैं आपको समुद्र मंथन के बारे में फ्रेजल वर्ब्स भी करवा रही हूँ। तो पिछले बार से तो अलग है ही पूजा कुमारी, ठीक है। ये सब बचा हुआ है, ये सब मैं आपको करवा दूंगी। और ये बेवकूफ़ी होगी ना कि आप सोचोगे कि टीचर क्लास में बैठ बैठ के आपको 2000 इडियम्स रटवाएं, ठीक है। टीचर को टाइम पास करने के लिए टीचर आपको बैठ बैठ के रटवाएंगे, बट आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आप 2-3 महीने तक टीचर के साथ 2000 वर्ड्स बैठ बैठ के याद करोगे। आप सोचोगे कि मैम छोड़ दीजिए, ये सब तो रटने का काम है, ये सब हम कर लेंगे, 1 वर्ड वगैरह ये सब खुद कर लेना है, ठीक है, ये सब खुद कर लेना है। ये सब टाइम वेस्ट होता है। अगर मैं करवाना शुरू भी करूँ ना तो पहला 200-300 वर्ड तक आप मजे मजे में आएंगे, फिर लगेगा अरे इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बेटर है कि हम खुद रट ले। तो जब भी एनिमल का जिक्र हो और कोई पर्सन का जिक्र हो ना तो वहां पे हु विच मत लगाना, दैट लगाना। इडियम्स वगैरह खुद याद करने की चीजें होती है। इडियम्स वगैरह ना जब हमारे एग्जाम में 8-9 मंथ्स बचे, ठीक है, 8-9 महीने बचे हैं, अभी हाल फिलहाल में कोई एग्जाम नहीं है, तब मजे मजे में टाइम ले लेके इडियम्स को याद कर रहे हैं। ओके, वो सब उस समय के लिए होता है ना जब हमारे पास 8-9-10-11 1 साल बचा हुआ है। अभी आपके पास 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने का टाइम है। ये तो हो गया हु और हुम वाला। अब मुझे एक और चीज बताना है, ठीक है।
ये हु और होम ये भी करवा दिया ना, रामायणा वाला। प्रेपोजिशन बाद में है, प्रेपोजिशन बाद में है तो हु लगाना, लिखना मत। प्रेपोजिशन पहले है तो हुम लगाना, ठीक है। प्रेपोजिशन बाद में है तो हु लगाना, लिखना नहीं, लिखवा दिया है मैंने। और प्रेपोजिशन पहले है तो हुम लगा देना। चलो ये सब छोड़। अब इसमें तो स्लाइड में नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज और बताना है, इसको आप लिखो। ये एग्जाम का फेवरेट है, यूज ऑफ व्हाट और दैट। सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा आपको व्हाट और दैट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। एक सिंपल सा आपको लॉजिक बताती है कि कहाँ पे दैट लगेगा और कहाँ पे व्हाट लगेगा। इससे एग्जाम्स में बहुत सारे एरर्स लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा, याद रखना कि दैट के पहले, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट के पहले हमेशा कोई नाउन और प्रोनाउन आता है। दैट के पहले नाउन प्रोनाउन आएगा, क्यों? क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ना। रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। और व्हाट के पहले, व्हाट के पहले ना तो कोई नाउन आता है ना तो कोई प्रोनाउन आता है, ठीक है। ये वाला लिख लीजिए, रटना शुरू कर दीजिए इडियम्स वगैरह। इसे मैंने लिखा, दिस इज द बुक व्हाट या दैट आई नीड, और लिखा दिस इज दैट या व्हाट, दिस इज व्हाट दैट या व्हाट आई नीड। ये वही चीज है जो मेरे को चाहिए। अब सेंटेंस देखना इसमें, बस याद रखना कि दैट के पहले नाउन या प्रोनाउन लगाना है। एग्जाम में एरर कैसे आता है कि जहां दैट की जरूरत है व्हाट लगा देंगे और जहां व्हाट की जरूरत है दैट लगा देंगे। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कहाँ व्हाट लगना है कहाँ दैट लगना है? तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा एक नाउन प्रोनाउन चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये हमें इसमें से दैट और व्हाट में से कुछ चुनना है। तो यहाँ पे देखो एक नाउन आया है, और जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है तो वहां पे व्हाट मत लगाना, क्योंकि व्हाट के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं आता, लेकिन दैट के पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके पहले ना इज लगा है, वर्ब लगा है, ना तो कोई नाउन है और ना तो कोई प्रोनाउन है। जब नाउन प्रोनाउन नहीं है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा, व्हाट। आई सॉ, अच्छा पहले आप लिख लो, वो वर लेडी और पेट डॉग के लिए आया है। लास्ट 5 साल का इडियम्स कर लोगे ना आशीष, नहीं होता है, क्योंकि इडियम्स बड़ा खतरनाक चीज है, ठीक है। इडियम्स मतलब इतना इनके पास पूछने के लिए है ना, और अजीब अजीब सब पूछ देते हैं। अगर आप सोचोगे ना कि लास्ट 5 साल का इडियम करके चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर करने ही है ना तो मतलब बहुत सारा करके जाना होगा। लास्ट 10-15 साल का करना होगा। उससे बेटर है कि मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर मैंने जो आपका वो दिया है ना 2000 वाला, वो करो। 2000 वाला प्लस ईडीएम्स का जो आपके समुद्र मंथन बैच में जो शीट दिया है, वहां से 95% ईडीएम्स आ जाएंगे। हो सकता है 100 भी आ जाए, लेकिन 95 की गारंटी तो मैं लेती हूँ। 95% की गारंटी मैं ले रही हूँ, वहां से आ जाएगा। क्योंकि मैंने जो 2000 ईडीएम्स डाला है ना, वो सारे एग्जाम्स का डाला है, सिर्फ एसएससी का नहीं डाला है, ठीक है। एसएससी में मतलब सीजीएल एमटीएस वाला ही सब नहीं डाला है, उसमें मैंने मतलब उसका भी डाला है, सीडीएस एनडीए वाला भी डाला है, और DSSB का भी डाला है, और सिलेक्शन पोस्ट और वो सब का भी डाला है। तो इधर उधर भटकने से बेटर है ना, 5 साल में कुछ नहीं होगा। हो सकता है पिछले 5 साल का करोगे ना तो एक आध दो ईडीएम मैच कर जाए या वो भी ना करे। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा जगह मिले जहां से मैं ईडीएम्स करूं और 95% की गारंटी तो यहाँ दे रही हूँ, ये कर लो, यहीं से करना और कहीं से नहीं करना है। हाँ,
अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम लेडी और पेट डॉग वाला में वॉर लेडी और पेट डॉग के लिए लगा है। ये जो वर्ब लगा है ना, ये जो वर्ब लगा है ये आई के लिए लगा है, आई ने देखा था, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, इसको अपना वर्ब मिल गया। आप बोलोगे कि मैम ये किसके लिए लगा है वर, तो ये जो वर है, ठीक है, द लेडी जो दैट लगा है, दैट जिसको मैंने देखा था, देखा किसको था, लेडी को भी देखा था और उसका डॉग को भी देखा, दोनों को देखा था ना, उसके लिए वर है, उसके लिए। प्रैक्टिस बैच खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस वाला जो आपका क्लोज टेस्ट वाला है ना, ठीक है, क्लोज टेस्ट PQRS वाला है वो खत्म हो जाएगा। अब वो सिर्फ सैटरडे को समुद्र मंथन चलेगा, ठीक है। जब वो बैच स्टार्ट हुआ था तो उसी समय हम लोगों ने बोला था कि ये बैच 3 मंथ्स का है, ठीक है, लेकिन हम लोग का 3 मंथ से ज़्यादा लग गया था, 4 मंथ्स कर लिया था। हमने 28 जनवरी से स्टार्ट किया था। सिर्फ समुद्र मंथन चलेगा, क्योंकि समुद्र मंथन मैंने शुरू में भी आपको बोला था, देखो समुद्र मंथन का मैं बोल तो रही हूँ 3.5 मंथ, बट ये लंबा जा सकता है क्योंकि हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस के साथ चल रहे हैं, ये लंबा जा सकता है। तो इसको मैं जुलाई लास्ट, या अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो सीजीएल तो 13 है, मतलब जुलाई अगस्त में भी 1 हफ्ता ले सकते हैं, अगस्त में भी ले सकते हैं। तो डैट का यूज़ हमने कर लिया और ये तो हो ही गया। अब आ जाओ, ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वैसे ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया है, ओके। सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर में आपको पढ़ाया था ना, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है। अभी तक हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, हमने रेसिप्रोकल पढ़ा, हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है, एवरी नहीं डाला क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता, एवरी एडजेक्टिव होता है। ईच, ईदर, नीदर, एनी, ये सब सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया है ना। ये ईच, ईदर, नीदर हमेशा सिंगुलर होता है, ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। सब्जेक्ट वर्ब में तो ये पढ़ चुके हो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। जब भी अगर ऐसा रहता है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। मैंने लिखा था ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, यहाँ पे ईच प्रोनाउन नहीं है, ये स्टूडेंट नाउन है, और नाउन के साथ प्रोनाउन थोड़ी आता है, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है ना, तो इसको हम प्रोनाउन नहीं मान सकते क्योंकि नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आता है। अगर नाउन है तो प्रोनाउन नहीं रहेगा, प्रोनाउन है तो नाउन नहीं रहेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और हमने अपना वर्ब किसको देखकर लगाया, ईच को नहीं देखा, क्योंकि यहाँ का ईच तो एडजेक्टिव है और वर्ब लगाते समय एडजेक्टिव को नहीं देखना है, अपना सब्जेक्ट को देखना है। और ईच हमेशा सिंगुलर होता है, उसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर। अगर मैंने इसी में ऑफ लगा दिया और आपको बताया भी है, ऑफ लगाकर हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ। जब भी ऑफ आता है ना तो हम चूज करते हैं, चूज या तो 2 के बीच में करते हैं या 2 से ज्यादा के बीच में। तो जब ऑफ आ गया, ऑफ आ जाता है तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगा बट वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। वर्ब यहाँ भी वॉज और यहाँ भी वॉज। यहाँ मैंने वो किसको देख के लगाया, स्टूडेंट को। और आप बोलोगे कि मैम यहाँ स्टूडेंट्स को क्यों नहीं देखा, क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन आ गया है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, और हम वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे। यहाँ का ईच सब्जेक्ट है और मैंने इसको सब्जेक्ट क्यों माना, क्योंकि यहाँ का ईच प्रोनाउन है। प्रोनाउन को हम वाक्य का सब्जेक्ट मान सकते हैं और सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। ये सब तो कर लिया। मैं 2-2 साल कोचिंग नहीं किया जाता आशीष, ओके। 2-2 साल कोचिंग नहीं किया जा सकता क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए इतने साल हो गए ना, अभी तो 16 साल हो जाएंगे, ठीक है, 16 साल हो जाएंगे। तो ये बच्चे ना 3 से 4 महीने में, लेकिन अब उसीलिए ना मैंने 2 बैच हमेशा लेके आती हूँ, 2 या 3 बैच। 3 से 4 महीने ग्रामर के लिए बहुत होता है, ठीक है, 3 से 4 महीने वोकैब के लिए बहुत होता है, और साथ में फिर प्रैक्टिस करना। हाँ, 2 साल तक नहीं निकालना है, उसी में बच्चे सिलेक्शंस दे भी रहे हैं। जितना भी पढ़ा लो, अल्टीमेटली जितना भी पढ़ा लो, सारा खेल। ये तो मैंने बहुत पहले भी फील किया, अब हमारे स्टूडेंट्स भी है मैम, जितना भी थ्योरी पढ़ते जाएं, थ्योरी पढ़ते हैं मन की शांति के लिए, चलो हमारा सिलेबस हो गया है,
ठीक है, और सिलेबस करना है। असली सिलेक्शन तो ये सब बैचेस दिलवाते हैं, प्रैक्टिस बैचेस सिलेक्शन दिलवाते हैं, क्योंकि थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, बट उस थ्योरी को वाकई में कैसे अप्लाई किया जाता है ना, उसमें कंफ्यूजन होता है। ये सब पढ़ा दिया मैंने, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको लगेगा इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो देर लगा देते हैं, नहीं, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ईच है, तो ईच सिंगुलर है तो पोजेसिव भी ईच लेगा। उसी तरह नीदर ऑफ देम, नीदर दोनों में से, नीदर दो के लिए, दोनों में से किसी ने भी अपना प्रेयर नहीं बोला, तो नीदर भी सिंगुलर होता है एज अ प्रोनाउन, तो हेज लगा। अब देखो नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड, यहाँ पे नीदर तो 2 के लिए होता है, इसे पढ़ा दिया मैंने, बट यहाँ तो 5 दोषी की बात हो रही है, तो नीदर नहीं लगाओगे, क्योंकि नीदर 2 के लिए होता है, हम 2 से ज्यादा के लिए नन लगाते, नन। एक दो चीज ना, मतलब मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 साल में भी सिलेक्शन लिया है, कई 3 महीने में भी लिया है, कई 1 साल में भी लिया है, और कई बच्चे हैं जो 4 to 5 मंथ्स की तैयारी में भी लिए हैं। ठीक है, 4 to 5 मंथ्स की तैयारी में भी लिए हैं, 2 साल वाले भी है, 3 साल वाले भी हैं, 1 साल वाले भी है। तो मेरे को ना, अब मैंने अपना थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल को बदला है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं अपना पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा किया जाए ना कि बच्चे 4 से 5 मंथ में, 4 से 5 में मतलब पूरा जी जान लगा देना है, मजे मजे में नहीं, 4 से 5 मंथ वाला सिलेक्शन टाइप वाला बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि मैं, और आराम से हो जाएगा। एसएससी का कोई रॉकेट साइंस का एग्जाम नहीं है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को मैथ्स भी तो पढ़ना है, हमारे स्टूडेंट्स को जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, ये सब कब पढ़ेंगे जब इसी में इतना बिजी रहेंगे। ठीक है, तो मैं अपने सब्जेक्ट के ये सब के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब को मैं कुछ अपने इंग्लिश को तो कुछ ऐसा बनाऊं ना कि कम के से कम सिलेक्शन में कुछ स्ट्रैटेजी बनाया जाए कि बच्चों को कम समय में सिलेक्शन दिलवाया जाए, बैचेस को ऐसे ही बनाया जाए। सबसे पहला एग्जाम तो स्टेनो का ही है। उन्हीं के साथ धोखा हो गया। ही हैज 3 sons, 3 बेटे हैं, और नीदर तो 2 के लिए यूज होता है ना, 2 से ज्यादा के लिए हम नीदर नहीं लगाते ना, ये तो पढ़ा दिया। एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड, एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और पोजेसिव भी सिंगुलर आएगा। यस, देर मत लगाना, ऑल के साथ देर है। एनी पर्सन कैन डू द वर्क, और एनी सिंगुलर होता है, सिंगुलर है तो एनी के साथ दे नहीं लगाना, ही लगाना, और ही लग गया तो ट्राई नहीं लगेगा, ट्राइज लगे। वोकैब में अनुराग बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। ये सब कुछ क्रैश बैचेस पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं इस साल करूंगी, और कम समय में बैचेस का ड्यूरेशन कम रख के, ठीक है, कम रख के बच्चों का मैक्सिमम आउटपुट दिलवाना है। क्योंकि ना ये सब सुनने में अच्छा लगता है, आपको लगता है ना अरे 6 मंथ्स का बैच, 6 मंथ्स का बैच रहे ना तो मजा आए, सिर्फ ग्रामर 6 मंथ्स पढ़िए। शुरू के 2 मंथ में ना आप बहुत जोश में आते हैं, बट 2 मंथ के बाद आप खुद देखोगे ना कि मतलब 2 मंथ के बाद एकदम बोर होने लगते हो आप। ठीक है, टीचर का क्या है, 6 मंथ्स तक नाउन, एक महीने तक नाउन ही पढ़ाते रह जाएंगे। पता चला कि 1 महीने तक नाउन पढ़ाया और उसमें से 80% एग्जाम में आता ही नहीं। सिर्फ हमने स्टूडेंट को नाउन में पीएचडी करवा दिया। आपको पीएचडी थोड़ी करना है, आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकल जाए उसके बाद जो माने पीएचडी वगैरह करते रहना। तो 2 मंथ्स के बाद स्टूडेंट्स का ना खुद बोरिंग लगने लगता है, बार बार आता है मैम ग्रामर कब तक खत्म होगा, ग्रामर कब तक खत्म होगा, मैं और कितना क्लासेस है, क्योंकि बोर होने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग लंबा ग्रामर को खींच देते हैं और तब तक एग्जाम आ गया, और जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। 6 महीना तो सिर्फ थ्योरी में ही बर्बाद कर दिया, प्रैक्टिस किया ही नहीं। तो ऐसा टाइप से बनाना है। और एवरी मैन, ये भी आपको मैंने बता दिया कि जब भी सेंटेंस में एंड आ गया तो एंड में तो प्लूरल होता है, बट यहाँ पे एवरी लगा है ना, एवरी, और एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और पोजेसिव भी सिंगुलर होगा, देयर नहीं। अब आप बोलोगे मैम हिज लगा दीजिए, हिज तो तब लगाते हैं ना जब जेंडर क्लियर नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए हिज लगा देते, बट यहाँ तो मैन भी है और वुमेन भी है। उस केस में देखना है ना कि वर्ब के नजदीक जो है वुमेन, उसके अकॉर्डिंग पोजेसिव लगाइए।
आपको आप लोग होता क्या है ना कि ये लेंदी लेंदी इंग्लिश मैथ्स के चक्कर में आप लोग जीएस नहीं पढ़ पाते हो, और वही आपके सिलेक्शन का ना होने का कारण बन जाता है। सब सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ना है। कई मैं स्टूडेंट से मिलती हूँ जिसका मैथ्स में ठीक ठाक नंबर है, जिसका मैथ्स में इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक नंबर है, बट इन दोनों से फेवरेट सब्जेक्ट उसका जीएस है। कई बच्चों को देखती हूँ जीएस पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है, इसमें थोड़ा थोड़ा कम नंबर लाके उसने बाजी इसमें मार लिया, सिलेक्शन उसका हो गया। सिलेक्शन हो गया तो चारों सब्जेक्ट्स में आपको ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सीलेंट होना है, बट चारों सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा सा अबव एवरेज भी जाते हो तो सिलेक्शन पक्का है। 6 वाला, एनी पर्सन कैन डू द वर्क इफ ही ट्राइज। एनी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर। तो प्रोनाउंस आपका खत्म हो गया। आज चलो एडजेक्टिव, अभी हमारे पास आधे घंटा टाइम है। किसी भी चीज के लिए हम लोग सही स्ट्रैटेजी बनाए ना तो कम समय में हमें रिजल्ट मिल सकता है। कभी कभी हमारी स्ट्रैटेजी सही नहीं बन पाती है, या सही स्ट्रैटेजी मिलने में टाइम लग जाता है। हिज लगाना, एनी सिंगुलर होता है तो दे मत लगाना, ही लगाना, और ही सिंगुलर है तो ट्राइज लगाना। ठीक है। और एवरी मैन एंड वुमेन, आप बोलोगे मैं मैन भी है वुमेन भी है, तो एवरी भी तो लगा है ना। अगर अकेला मैन रहता है, ये मैंने ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ा दिया, मैन और वुमेन, तो वहां पे हम विश लगाते, प्लूरल होता है विश टू डू, तब देर लगाते, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों की बात हो रही है, एंड से जुड़ा है। बट यहाँ भी तो एंड से जुड़ा है, बट एवरी एज ए डिटरमिनर हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब भी सिंगुलर लिया है और ये भी सिंगुलर। हाँ, ये इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैन भी है और वुमेन भी है। अगर जेंडर क्लियर नहीं होता, मेल फीमेल क्लियर नहीं होता, तब तो हिज लगाते। लेकिन देखना है कि वर्ब के नजदीक कौन है। यहाँ तो मैन भी है वुमेन है, वर्ब के नजदीक वुमेन है तो हर लगा, हर हर। हिज नहीं होगा। अगर स्टूडेंट रहता ना, एवरी स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड टू डू हिज वर्क, एवरी टीचर होता, क्योंकि स्टूडेंट में मेल भी आते फीमेल भी आते हैं। जब मेल फीमेल क्लियर नहीं हो तो हम मेल को मानते हैं, लेकिन यहाँ तो मेल के साथ साथ एक फीमेल है। अगर अगर ऐसा होता कि विमेन पहले होते और मैन का जिक्र बाद में होता, तो हम देखते हैं कि वर्ब के नजदीक मैन होता, तो फिर हिज लगा। ठीक है। हाँ, और ये भी मैंने वैसे सब्जेक्ट वर्ब में आपको पढ़ा ही दिया है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्वेश्चन टैग में भी पढ़ाया है। एवरीबडी लोगों के लिए, एवरीथिंग चीजों के लिए, नोबडी लोगों के लिए, नथिंग चीजों के लिए, समबडी लोगों के लिए, न समथिंग चीजों के लिए, एनीबडी लोगों के लिए और एनीथिंग चीजों के लिए। और ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस है और ये सारे सिंगुलर होते हैं। एवरीबडी आर रेडी नहीं होगा, एवरीबडी इज रेडी। तो एवरीबडी ये तो मॉडल वर्ब है। एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट, देर मत लगाना। ऑल रहता तो देर लगाते, हिज। देखो यहाँ पे ऑल प्लूरल होता है तो देर लगाया, बट एवरीबडी सिंगुलर होता है, हिज लगा। ईच एवरी नीदर अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट नहीं होता है अवेंजर। ईच एवरी वो तो उसमें होता है इधर और, नॉर वाला, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। लिख के डन बोलिए। एडजेक्टिव का बेसिक तो करवा ही दूंगी, कल हम लोग रूल्स वगैरह चलेंगे। फिक्स प्रेपोजिशन की पीडीएफ वगैरह समुद्र मंथन के बैच में डाला हुआ है। अरे वो सब क्वेश्चन में ही पढ़ना होता है पंकज। नोबडी वॉज रेडी टू लीव, उसी तरह नोबडी सिंगुलर होता है, नोबडी वर नहीं होता, नोबडी वॉज, अगर ये सिंगुलर है, पोजेसिव भी सिंगुलर।
ठीक है, और ये सब्जेक्ट वर्ब में लिखिए पहले, वैसे ना भी पढ़ाऊं ये चलेगा, लेकिन रिपीट कर देती हूँ, पढ़ा ही दिया है मैंने। स्टेनो स्टूडेंट्स ना ज़्यादा स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं पूछिए, ओके। स्टेनो स्टूडेंट्स अपने काम में लग जाइए। सबसे पहला एग्जाम 3 या 6 अगस्त ऐसे ही है ना, कुछ आप ही का है। आपके साथ धोखा कर दिया एसएससी ने। सबसे लास्ट में स्टेनो होता था। स्टेनो का एग्जाम नवंबर और दिसंबर चला जाता था, नवंबर लास्ट दिसंबर हो जाता था। इस बार सबसे पहले स्टेनो लिया, ठीक है। और सबसे बड़ा और क्या चीज़ है, पिछले साल का रिजल्ट ही नहीं निकाला है अभी तक, फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है, सीपीओ का भी नहीं दिया है। अरे मेरे पीछे पड़ जाते हैं सबकी, मैम आप सीपीओ के लिए कुछ बोलिए, 2024 का रिजल्ट, मेरे बोलने से रिजल्ट थोड़ी आ जाएगा, ओके। सीपीओ 2024 का रिजल्ट मेरे बोलने से, मेरे एसएससी मेरी बात थोड़ी मानेगा, आ जाएगा वो भी। अच्छा, लास्ट ईयर 10 दिसंबर को हुआ था, हाँ 10, 11, 12 ऐसा टाइप से था कुछ। आप बोलिए, आप बोलिए। आप लोग ये सोच के चले हो ना कि लग रहा है कि एसएससी को मैं जो बोलूंगी वही कर देंगे। वैसे लिख क्यों रहे हो, ये सब तो मैंने पढ़ा ही दिया है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है सब्जेक्ट वर्ब में, तो फिर से लिख रहे हो। ये तो वैसे ही रिवीजन के लिए आ गया। एक मिनट, सौरभ को बुलाना। अरे इसका नंबर क्लिक करो, और ये जो टॉर्चर किया हुआ है इसको मैंने बोला कल कॉल करने के लिए, आप इसका नंबर क्यों नहीं उठा रहे हो? उसको मैंने भेजा है कल से, वो परेशान है। इसे कर लो बात। Nobody was ready to leave his seat. कल मैंने इसको बोला था 11 o'clock में करने के लिए। शायद बात हो भी गई हो, मैं अभी चेक। डन। ये वाला भी मैंने आपको पढ़ा दिया, वैसे लिखो नहीं, ये वाला मत लिखो, ठीक है। द स्टूडेंट, जब भी वाक्य एज वेल एज से जुड़ा है, किसको देखते हैं? पहला वाला। पहला वाला में स्टूडेंट्स प्लूरल है तो देर लगाना, मत लिखिए इसको। उसी तरह ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, वन ऑफ दोज, ये हु किसके लिए आया है? रिलेटिव में स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो देर लगाना। लिख लीजिए, या तो लिख लीजिए। प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा खेल किसका है? सब्जेक्ट और वर्ब का। किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ नाउन का पोर्शन भी हम पढ़ लेते हैं, कुछ प्रोनाउन का भी पढ़ लेते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है, लिख लिया, ओके।
नीदर राम, नीदर और नॉर वाले में किसको देखते हैं? जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स प्लूरल है ना, तो देर लगा देना। और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, एक ही द लगा है, इसका मतलब है वही ट्रेजरर भी है और वही सेक्रेटरी भी है, तो हिज लगाना। लेकिन यहाँ सेक्रेटरी के पहले अलग, ट्रेजरर के पहले अलग, तो दो अलग अलग व्यक्ति है, तो देर लगाना। ठीक है, देर। ये सब वैसे लिख रहे हो तो लिखो, लेकिन अभी मैं एडजेक्टिव शुरू करूंगी। ये सब हो ही गया वन ऑफ वाला। हाँ, और एक चीज मुझे एक चीज आप स्टूडेंट्स को बता देना है कि ये जो यूट्यूब पे आके हम टीचर्स ही आप लोग को डराते हैं ना, इस बार एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। ठीक है, काइंडली मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, काइंडली ये सब चीज से डरना नहीं है। ठीक है, ये जो डरा डरा के ना, बेचारे वो पहले से ही डरे हुए हो आप लोग। एग्जाम को लेके कोई पर्सन ना पहले से ही डरा हुआ होता है, और हम टीचर का काम होता है कि आपके मतलब माइंड के साथ खेलना नहीं है, आपके लिए चीजें आसान करना, आपको डराना नहीं है। ठीक है, देखो सिलेबस तो सेम है, ग्रामर तो सेम है, पूछो नाउन का क्या पूछ लोगे? मैं तो नाउन का सब पढ़ के जा रहा हूँ, आप क्या हाई लेवल पूछ लोगे? ठीक है, मैं तो सब पढ़ के जा रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। लेवल हाई हो, लो हो, मॉडरेट हो, हम लोग इस बार ऐसी तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। ठीक है, इस तरह की हम लोग की प्रैक्टिस होगी कि हम लोग हाई लेवल भी कर लेंगे, लो लेवल भी कर लेंगे, और मॉडरेट भी कर लेंगे। हम लोग का नोट्स इसी तरह से बनाया जाता है, नोट्स जो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ ना, चाहे लो आए, हाई आए, मॉडरेट आए, आप सब कर लोगे। ठीक है, क्या पूछेंगे भाई, नाउन को टफ कैसे बनाएंगे, क्या हाई लेवल करेंगे, सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी कर देंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट हम सब तरीके से करके जाएंगे, हाई लेवल क्लोज टेस्ट करेंगे, PQRS 1 to 6, बीच का 4 वाला भी पढ़ेंगे, इजी वाला सब पढ़ गए, तो डरना नहीं है, डर के नहीं जाना है हम लोग। इसीलिए इस बार के बैचेस में मैंने प्रैक्टिस ज्यादा रखा है। सिलेबस 2.5 महीने का जो क्रैश कोर्स लेके आ रही हूँ ना, उसमें मैंने कोशिश, मेरे यही रहेगा ना, जो भी करके मुझे 1 से 1 आवर 10 डेज में अपना सिलेबस खत्म कर दें। मैक्सिमम सब लेवल का हमें प्रैक्टिस करना है, तो डरना नहीं है। आप सब सही पढ़ के जा रहे हो, डरना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डर के ना, जो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, बट यूट्यूब पे उनको डरा दिया गया है कि अब लेवल क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वेंडर चेंज होगा, तो क्या मतलब, कुछ नहीं होता है। जिस साल जितना डराया जाता है उतना इजी पेपर आता है, डरना नहीं है। ओके, डरना नहीं है, कुछ टफ वगैरह नहीं आएगा। अब आ जाओ, अब हम लोग का लास्ट 2 चैप्टर बच गया है, दैट इज एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, अब अभी हमारे पास टाइम है, इसको मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगी, मेरे दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे को भी क्लास रहेगा, अगर मैं सैटरडे क्लास नहीं भी लेती हूँ फिर भी काम हो जाएगा, बट फिर भी हम लोग सैटरडे पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाओ, लास्ट 2 चैप्टर एडजेक्टिव्स पे चलते हैं। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम इज ऑनेस्ट, और राम की जगह मैंने ही लगा दिया। राम नाउन है और नाउन की जगह मैंने प्रोनाउन लगा दिया, ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ऑनेस्ट किसकी ईमानदार है, किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। राम नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं, और ही क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। ठीक है।
और भी कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। यहाँ पे फॉक्स एक जानवर का नाम है और कोई भी जानवर नाउन है और फॉक्स की विशेषता बताई जा रही है। कैसा फॉक्स? चालाक, तो क्लेवर एडजेक्टिव। उसी तरह लायन नाउन है। कैसा लायन? बहादुर, ये भी एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव। सोलोमन वाज अ वाइज किंग। किंग क्या है? नाउन। कैसा किंग? बहुत समझदार, ये भी एडजेक्टिव है। द ग्रेप्स आर सॉर। अंगूर खट्टे, अंगूर की विशेषता बताई जा रही है। अंगूर नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। ये तो बस बेसिक बता रही, ठीक है। कहाँ से अभी नाम, कहाँ से कैसे क्या आएगा? एडजेक्टिव के पोजीशन से एरर आता है। पहले अब सिंपल सा मैं बता रही। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले वर्ड्स है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन के भी बता सकता है, प्रोनाउन के भी बता सकता है, क्योंकि जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करता है। तो एडजेक्टिव्स दोनों की विशेषता बता सकता है। और यहाँ पे मैंने सेंटेंस के थ्रू कुछ एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ ग्रेप्स नाउन की विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव। यहाँ भी नाउन किंग की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे नाउन लायन की विशेषता, यहाँ पे नाउन फॉक्स की विशेषता। ये सब जल्दी जल्दी लिख के खत्म करिए, ये सब बेसिक्स है। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ड्रेस नाउन है। कैसा ड्रेस? ड्रेस की विशेषता बता रहा है। कैसा? ब्यूटीफुल। द वेदर इज प्लेजेंट। आज का मौसम बहुत सुहावना है। ये प्लेजेंट वो किसकी विशेषता बता रहा है? वेदर। वेदर नाउन है, आर्टिकल लगा है और आर्टिकल नाउन के साथ ही तो लगता है। और वैसे भी ये सब वर्ब है और वर्ब किसके लिए लगता है? वर्ब सब्जेक्ट के लिए लगता है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है और नाउन की विशेषता प्लेजेंट, एडजेक्टिव बता। एडजेक्टिव अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले ही यूज होता है या नाउन के बाद यूज होता है। हो गया? ठीक है, हो गया ये भी। हाँ, अब आ जाओ। ये तो हमने सीखा। अरे चलो अलग से स्लाइड लेती। अभी तक हमने सीखा कि एडजेक्टिव्स होता क्या है। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले होता है या नाउन के बाद होता है? दोनों तरीके से होता है। कभी कभी हम एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले भी करते हैं। नाउन के यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, यहाँ से एरर्स आता है। अगर एडजेक्टिव का दो तरीके से यूज होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, बता रही हूँ, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है? एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज किसको बोलते हैं? ये कब होता है? when adjective comes before a noun। जब कोई भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, comes before noun। जब नाउन से पहले आता है तो उसको एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। और एक होता है प्रीडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज कब होता है एडजेक्टिव? जब वो नाउन के बाद आता है। तो एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले भी हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है। नाउन से पहले आता है तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, और नाउन के बाद आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज।
सेंटेंस के थ्रू समझ में आ जाए। ये प्रेडिकेटिव यूज कब होता है? व्हेन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर नाउन। आफ्टर नाउन के बाद प्रेडिकेटिव और नाउन से पहले एट्रीब्यूट। लिखिए इसको पहले। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। एक बार पहले मुझे समझा लेने दीजिए, फिर आप लिखते रहिए। बॉय क्या है? नाउन। कैसा बॉय? ईमानदार। तो बॉय की विशेषता बता रहा है, ये ईमानदार है, तो ये भी एडजेक्टिव। और यहाँ भी ऑनेस्ट वर्ड इस बॉय की विशेषता ही बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव। दोनों एडजेक्टिव ही है। ईमानदार दोनों नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। बट यहाँ वाला जो एडजेक्टिव है ना, ये नाउन से पहले आ रहा है। और नाउन से पहले आए तो ये एडजेक्टिव का कौन सा यूज है? एट्रीब्यूटिव। और यहाँ नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रहा है, तो ये यूज होगा प्रेडिकेटिव। ठीक है, तो यहाँ जो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसका एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है नाउन से पहले, और इसका प्रेडिकेटिव ऑनेस्ट का यूज हुआ है नाउन के बाद। आप पहले लिखो इसको। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। एरर कैसे आएगा मैं बता रही हूँ। एडजेक्टिव के यूज से एरर कैसे कैसे आता है। किसी सीपीयू एग्जाम में इस रूल पे मैंने देखा था, एक ही सेट में ठीक इसी पे बेस 2 एरर्स आया था। ठीक है, लिख लिया। हाँ, ये समझ में आ गया कि क्या होता है एट्रीब्यूटिव यूज नाउन से पहले और प्रेडिकेटिव यूज नाउन के बाद। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, अब मुझे बताना। हाँ, ये वाला लिख लिया आपने। अब मुझे बताना कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। द ग्रीन डोर ओपन स्लोली। स्लोली एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये स्लोली किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये स्लोली वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, ये तो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं। एडजेक्टिव ये है डोर, मतलब सॉरी, डोर नाउन है। और कैसा डोर? हरे रंग का।
तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है ना, दरवाजे की विशेषता कैसा, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगेन द स्ट्रेच ऑफ वाटर, वाटर का जो स्ट्रेच था यहाँ से यहाँ तक लेके जितना दूर का पानी था वो काफी रिस्की था, तो ये स्ट्रेच की विशेषता बता रहा है। द लगा है, स्ट्रेच नाउन है, वाटर के स्ट्रेच की बात बताई जा रही है, वाटर की नहीं विशेषता बताई जा रही, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा स्ट्रेच, और स्ट्रेच नाउन है, आर्टिकल लगा है, नाउन आर्टिकल के साथ लगता है, आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, ये डेंजरस एडजेक्टिव। ठीक है, और ही इज एन एफिशिएंट ऑफिसर, ऑफिसर नाउन है, कैसा ऑफिशिएंट, ऑफिसर एफिशिएंट। तो मुझे बताओ कि ये वाला जो एडजेक्टिव है ये कौन सा यूज है, ये नाउन से पहले लगा है, और जो भी एडजेक्टिव नाउन से पहले आ गया उसको एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ जो एडजेक्टिव है ये नाउन के बाद आया तो ये प्रीडिकेटिव यूज, यहाँ अगेन नाउन से पहले आया तो ये एट्रीब्यूटिव। ठीक है, नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव और नाउन के बाद दैट इज प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, अगेन द मिल्क टर्न सॉर, मिल्क खट्टा हो गया था, तो ये मिल्क की विशेषता बता रहा है, नाउन के बाद अगर आ रहा है तो वो हो गया प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और यहाँ नाउन हो या प्रोनाउन के बाद भी आ रहा है तो ये भी हो गया प्रीडिकेटिव यूज। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इसे एरर्स कैसे आते हैं। 80% एडजेक्टिव्स होते हैं, 80 या 90% एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसका प्रेडिकेटिव यूज भी होता है और जिसका एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है, वहां से एरर नहीं आता है। ओके, जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा मैंने द डोर इज ग्रीन, द डोर इज ग्रीन, और फिर मैंने लिखा द ग्रीन डोर, द ग्रीन डोर वॉज ब्यूटिफुल। तो अब देखो यहाँ पे जो एडजेक्टिव ग्रीन है ना, यहाँ पे जो एडजेक्टिव ग्रीन है ये नाउन के बाद आ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है तो ये प्रेडिकेटिव यूज है, और यहाँ जो एडजेक्टिव है नाउन से पहले आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव यूज है। ठीक है, फिर मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रहा है तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया, और फिर मैंने लिखा द ऑनेस्ट मैन वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ जो ऑनेस्ट है ना मैन से पहले आ रहा है तो यहाँ ऑनेस्ट का एट्रीब्यूटिव यूज है और यहाँ ऑनेस्ट का प्रेडिकेटिव यूज है। तो मैक्सिमम दुनिया के जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना 90% जिसका एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है और जिसका प्रेडिकेटिव यूज भी होता है, और यहाँ से एरर्स नहीं आता है, यहाँ से एरर्स नहीं आता है, क्योंकि ये जो ग्रीन एडजेक्टिव है इसको हम नाउन के बाद भी लगा सकते हैं, नाउन के पहले भी लगा सकते हैं। ऑनेस्ट ऐसा एडजेक्टिव है, नाउन प्रोनाउन के बाद भी लगा सकते हैं, प्रोनाउन के पहले मतलब पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से एरर नहीं आएगा। लेकिन 90% के अलावा कुछ 10% ऐसे एडजेक्टिव्स है, ठीक है, जिसका सिर्फ और सिर्फ 90% का तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों यूज होता है, तो वहां से क्यों एरर पूछेंगे, क्योंकि उस केस में दोनों सेंटेंस करेक्ट होगा क्योंकि नाउन के पहले भी लगा सकते हैं, नाउन के बाद भी लगा सकते हैं। बट 10% ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिसका एट्रीब्यूटिव यूज होता ही नहीं है, उसका हमेशा और हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है, और हमारा सारा एरर्स इस 10% से ही आएगा। ठीक है, इस 10% वाले से ही आएगा, जिसको मैं कल करवाऊंगी, टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही वाला मुझे करवाना है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है, जिसका दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, वहां से एरर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कोई एरर नहीं है, दोनों हो सकता है।
10% ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसका एट्रीब्यूटिव तो नहीं, प्रेडिकेटिव यूज होता है। ठीक है, तो ये वाला कल कर लेंगे, टाइम लगने वाला इसको करवाने में, मुझे आधा घंटा टाइम लगेगा, टाइम हो गया, कल करेंगे। ठीक है, अभी लिखो नहीं, कल लिखना, कल लिखना। ओके, एंड किया जाए। अब आज यूट्यूब क्लास भी है ना, अब यूट्यूब क्लास में आएंगे सब, इसी बहाने आपका वोकैब रिवीजन होगा ना। रिवीजन से नहीं भागना है, रिवीजन में पढ़ा हुआ वर्ड्स हमेशा याद रहता है। 11:30 से देखती हूँ कितना वर्ड्स करवा पाती हूँ मैं। 100 का मैं टारगेट लेके चल रही हूँ, जितना आपके बैच में पढ़ाया है वहीं से सारे क्वेश्चंस, और फिर आपका 1 बजे भी बैच है, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा इंग्लिश पढ़ लीजिए, ज्यादा 2 बजे के बाद मत पढ़िएगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके